औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. 2022 was a year of challenges on the economic front, especially the external account. और जहाँ पर हमें कहना चाहिए 2021 ख़त्म हुआ था, एग्जैक्टली वहीं पर 2022 भी शुरू हो रहा है. नो ट्रैक्शन, no hopes for the revival of economy, but there are certain element or quarters in the economy who feel that 2023 could be the year of the revival of the economy and solution to the issues on the external account. So today we are going to talk this subject, the subject of economy, external account management, and the hopes for the prosperity with the Arif Habib Limited. Arif Habib Limited's report on year 2023 paints prospects कि चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं. So first of all, we are going to talk with the head of research of Arif Habib Limited. Then we are going to have a discussion, a small discussion or a message from their CEO as to what they think about the economy in 2023. Tahir Abbas, welcome to the show and Assalamu alaikum. जी, वालेकुम सलाम. Thank you, Sani साहब. Tahir Abbas, how do you look at the present situation first of all, and going forward 2023, how do you look at the situation? आपको लगता है कि जो economic front पे challenges हैं, especially on the front of the external account, वो गवर्नमेंट मैनेज कर जाएगी? पॉलिटिकली भी बताइएगा, इकोनॉमिकली भी आपको चीज़ें कैसी दिखती हैं? जी, सानी साहब. बिल्कुल चैलेंजेस तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं इस वक़्त, स्पेशली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट. और उसको हमने जल्द अज़ जल्द रिज़ॉल्व करने की जो है वो ज़रूरत है, ताकि हम फिर एक सस्टेनेबल वे में जो है वो अपनी इकोनॉमी को लेके जो है वो आगे चल सकें. इस वक़्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें इकोनॉमिक फ्रंट पे है, वो ये है कि जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन है, अ, वो जो है वो काफ़ी डिटेरियोरेटिंग है. और उसकी रीज़न यही है कि हमने जो हमारी डेट फाइनेंसिंग है, एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग, उसका अरेंजमेंट जो है वो हमें करना है. और उसके लिए ऑब्वियसली लिक्विडिटी हमारे पास एट दिस पॉइंट इन टाइम अवेलेबल नहीं है, जिसका ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है उसको मैनेज करने की और नए फ्लोस को जो है वो लाने की. सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो ये है कि इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम हमारा जो है वो एक तरीके से ऑन बोर्ड नहीं है, और नाइन्थ रिव्यू इज स्टिल पेंडिंग. और गवर्नमेंट ने नाइन्थ रिव्यू को थ्रू करना है, उसके बाद दो और रिव्यूज हैं, फिर जाके जून 2023 में हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो कंक्लूड होगा. तो आई थिंक जो सबसे की एलिमेंट है, जो कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया है, कि आईएमएफ के बगैर आप जो पाकिस्तान का सर्वाइवल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इकोनॉमिक फ्रंट पे. और आईएमएफ को ऑन बोर्ड लेना जो है वो ज़रूरी है. उसका रीज़न ये है कि आपके जो भी इन्फ्लोज होते हैं, और जो आपके अवेलेबल फाइनेंसिंग होती है, मेजॉरिटी ऑफ दैट फाइनेंसिंग जो आईएमएफ प्रोग्राम है उससे जो है वो लिंक्ड होती है. इवन अब तो ऐसा भी है कि जो हमारे कुछ बायलैटरल सेफ डिपॉजिट्स हैं, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो भी जो डिपॉजिट हमें देते हैं या हमें किसी तरीके से जो है वो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनका भी इन्हिसार इस बात पे होता है कि हम लोग आईएमएफ प्रोग्राम को जो है वो रिवाइव करें या उस आईएमएफ प्रोग्राम में रहें. उससे फायदा ये होता है कि ऑब्वियसली वो खुद तो जो है आके हमारी इकोनॉमी जो है वो चेक नहीं कर सकते, बट चूंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं, तो आईएमएफ जो है वो इकोनॉमी के की इकोनॉमिक इंडिकेटर जो बेसिकली होते हैं, उस पे काफी जो है वो कड़ी नजर रखता है. तो अगर आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं तो वी कैन से कि इकोनॉमी जो है वो एक स्टेबल वे में होती है. और हम जो है वो जो डिसीजन ले रहे होते हैं वो प्रूडेंट बेसिस पे और इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए ले रहे होते हैं. तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज नजर आता है वो आईएमएफ प्रोग्राम का रिवाइवल है. अब उसमें क्या मुश्किलात हैं जो कि आई थिंक गवर्नमेंट नहीं ले पा रही. आई थिंक उसमें कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो कि अनपॉपुलर हैं. अनपॉपुलर से मेरा मतलब ये है कि अगर वो
मेजर्स लिए जाएँगे, तो वो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते ले। तो सबसे पहले जो है वो उन मेजर्स में हमने जो है वो बिजली और गैस के जो टैक्स हैं वो इंक्रीज़ करने हैं। बिजली और गैस के टैरिफ इंक्रीज़ करने का ऑब्वियसली इम्पैक्ट जो है वो जनरल पब्लिक पे होता है और वो इस तरीके से एक अनपॉपुलर डिसीजन हो जाता है। वो फिर उसकी मीडिया में भी हाइप आती है और फिर वो उससे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी होता है। फिर उसके बाद हमने पेट्रोलियम प्राइसेस में जो है वो एडिशनल पीडीएल जो है वो, जैसे अभी इस वक़्त पेट्रोल पे जो है वो तकरीबन ₹50 पीडीएल है, तकरीबन 32.5 रुपीज़ पीडीएल है। लेकिन हमें इसको और फर्दर इंक्रीज़ करना है और उसका रीज़न ये है कि हम अपने टैक्स रेवेन्यूज़ में जो है वो थोड़ा शॉर्टफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसका रीज़न ये है कि बिकॉज़ ऑफ द कंप्रेशन इन इम्पोर्ट्स, जैसे मैं एक नंबर आपको बताऊँ कि टैक्सेशन जो होती है वो 60% तकरीबन इम्पोर्ट स्टेज पे जो है वो हो रही होती है। राइट, तो चूँकि इसको जो है वो कर्ब किया गया है हुकूमत ने अलोंग विद द स्टेट बैंक, तो वो टैक्सेशन जो है वो कम जमा हो रही है। जब टैक्सेशन कम हो रही है तो ऑब्वियसली हम जो अपने टारगेट्स हैं वो मीट लाइक्लीहुड है कि शायद इसमें शॉर्टफॉल आए। राइट, उसको ब्रिज करने के लिए ऑब्वियसली हमें एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स लेने हैं। तो उसमें से एक मेजर ये है कि हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे पीडीएल और जीएसटी जो है, तो ये भी एक अनपॉपुलर मेजर है। इसके अलावा एक जो है वो करेंसी जो है वो अगर आप देखें, तो करेंसी जो है वो आईएमएफ का ये स्टांस होता स्टांस है है। कि डिटरमिन, तो उसको भी जो है वो हमने मार्केट डिटरमिन करना है और कुछ इसके अलावा फर्दर और रेवेन्यू मेजर्स जो है वो आपने लेने हैं, जिससे आप टैक्स कलेक्शन के नंबर को जो टारगेट है उसके करीब से करीब तक। तो ये 4 से 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो शायद हुकूमत के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कि वो अनपॉपुलर मेजर्स को जो है वो ले ले। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो ऑब्वियसली ये हमें लेने पड़ेंगे। आईएमएफ को रिज्यूम करना ही हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आई थिंक जितना जल्दी हुकूमत ये मेजर्स को लेगी उतना ही जो है वो हम वापस ऑन ट्रैक आएँगे। ज़बरदस्त। देखिए ताहिर अब्बास, अभी की प्रोग्रेस तो ये है कि शहबाज शरीफ ने आईएमएफ के एमडी से बात की है और उनसे कहा है कि ये जो पेट्रोलियम रिलेटेड आपकी तजवीज़ और रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए उन्हें थोड़ा सा स्पेस दिया जाए। एंड वी ऑल नो, जैसे आपने भी कहा कि इलेक्शन ईयर है, सो गवर्नमेंट हैज़ टफ चैलेंज कि गवर्नमेंट कम से कम इस तरह के अनपॉपुलर मेजर्स तो नहीं ले सकती। But what in your opinion are the other measures that government could take, like privatization, या फिर other institutions that you've said it upon plenty of occasions कि बाकी institution, even friendly countries, are not willing to support us unless we are in the IMF program. But what else measures can government take, including privatization? जी, बिल्कुल देखिए सानी साहब, प्राइवेटाइज़ेशन जो है ना वो न इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं प्राइवेटाइज़ेशन आज स्टार्ट करूँ और विद इन अ मंथ मुझे उसके पैसे मिल जाएँ। ऑब्वियसली ये कि थॉरो प्रोसेस होता है, इसकी ड्यू डिलिजेंस होती है, Right, इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, फिर उसके बाद वो उसकी वैल्यूएशन करती हैं, फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपर एक बिडिंग होती है। मतलब इट्स अ होल अनदर स्ट्रक्चर right. जिसको फॉलो करते हुए जो है वो कर सकते हैं। तो अभी हमें जो ज़रूरत है, वो इस बात की है कि हम अभी एटलीस्ट अपना 9th रिव्यू तो एटलीस्ट रिज्यूम करें और फिर ऑब्वियसली उसके बाद 10th रिव्यू, 11th रिव्यू की तरफ जाएँ और हम लोग इस साल जो फिस्कल ईयर 23 है, उसकी जो हमारा गैप है इस वक़्त $5 से $6 बिलियन का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट में, उसको जो है वो फुलफिल करें। उसके बाद जो है वो जो जिस तरह के मेजर्स आप कह रहे हैं कि ये तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने वैसे ही अपनी इकोनॉमी में करनी है, Right. जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी है, जो एसओईज हैं हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, उनके इतने लॉसेस हैं, उनको फिक्स करना है। हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, टैक्स टू जीडीपी को जो है वो इम्प्रूव करना है, हमने अपने एक्सपेंडिचर्स को जो है वो कंट्रोल करना है। हमने एनर्जी सेक्टर्स में रिफॉर्म करनी है, इंक्लूडिंग गैस टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। तो वो तो एक पूरा बाकायदा एक जामे प्लान होगा जो कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की फॉर्म में करना पड़ेगा अगर हमने आगे जाते हुए अपने मुल्क में जो है वो इकोनॉमी को जो है वो एक सही सिमत में लेके जाना है। How क्योंकि do उन you? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जी, प्लीज कंटिन्यू करें।
जी, तो उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि हम हर 2-3 साल बाद एक नए क्राइसिस में जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फिस्कल साइड पे ये सारे रिफॉर्म्स करें। उसके अलावा फिर एक्सटर्नल साइड पे अगर आप देखें तो हमें अपनी एक्सपोर्ट पे कंटीन्यूअस फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, फिस्कल साइड पे हम लोग मैनेज किस तरीके से करते हैं कि हम लोग जो है वो मनी प्रिंटिंग कर लेते हैं। या वो मैनेज हो जाती है पीकेआर वाली साइड, बट आपके पास जब तक डॉलर नहीं होंगे, आप डॉलर तो नहीं प्रिंट कर सकते। तो डॉलर राइट, को आपके रिजर्व्स में होने के लिए आपके पास या तो आपकी एक्सपोर्ट बहुत फिनोमिनल होनी चाहिए, आपकी सर्विसेज एक्सपोर्ट बहुत फिनोमिनल होनी चाहिए, आपके मुल्क में एफडीआई आनी चाहिए, आपके मुल्क में रेमिटेंसेस जो है वो बेहतर होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें जिस पे आपने फोकस करना है, राइट, एक्सटर्नल राइट। साइड पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड पे। तो अगर आप एक्सपोर्ट पे फोकस कंटिन्यूअस रखेंगे, तो हमने देखा है कि एक्सपोर्ट जो है वो पिछले 2 सालों में इंक्रीज़ हुई है, लेकिन इस पे और फर्दर फोकस करने की ज़रूरत है। आईटी सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। आप ताहिर हमारे अब्बास, ताहिर ब्रदर, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाजरीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, वक्फे के से पहले हम डिस्कस कर रहे थे देयर आर सर्टन मेजर्स दैट गवर्नमेंट कैन ऑब्वियसली टेक, बट इन द शॉर्टर टर्म इन द प्रेजेंट क्राइसिस लाइक सिचुएशन, लिक्विडिटी क्रंच पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और जिसके लिए द ओनली वे फॉरवर्ड, जो कि आरिफ अबीब की रिपोर्ट भी कहती है और हेड ऑफ रिसर्च भी कहते हैं, एंड दैट इज़ कि पाकिस्तान नीड टू सॉर्ट आउट इट्स इश्यूज़ विद द IMF, जो कि इस गवर्नमेंट के लिए इलेक्शनरिंग की कैंपेन में थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। बातें इस तरह की हो रही हैं कि गवर्नमेंट प्रॉब्ली गिव अप कर देगी और मार्च से पहले एक केयर टेकर सेटअप ले आएगी। इफ़ दैट हैपन्स, द होप्स कुड बी हाई, बट देयर आर सर्टन मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल, टाइम एंड अगेन आईटी मिनिस्ट्री ने कहा और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ बैंडविड्थ और एक लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ 6 महीने की ट्रेनिंग अगर बच्चों को दी जाए, सो लाइक कामयाब जवान प्रोग्राम के, जिसके अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इंडिविजुअल्स वर एबल टू मेक 1500 टू $2000, और ऐसे पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो 3 से 4 हज़ार तक पहुंच गई है। गवर्नमेंट अगर इस पे फोकस करे तो प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट के लिए उसको डॉलर नहीं चाहिए होंगे, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट में सीमेंट सरिये के ऊपर पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी कुड हेल्प बीइंग एज अ सर्वाइवर फॉर लिफ्टिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। सो अब्बास, प्लीज़ कंटिन्यू। जी। तो मैं यही डिस्कस कर रहा था कि जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें जो आप बेहतरी ला सकते हैं, अपने इन्फ्लोस को बेहतर कर सकते हैं, उसमें जो है वो आप एक्सपोर्ट्स पे अपना जो है वो फोकस को कंटिन्यू रखें। और हमें एक्सपोर्ट में भी जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की जो है वो ज़रूरत है। अभी हम तकरीबन 60 से 65% जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं। राइट, तो हमें जो है वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की भी ज़रूरत है, हमें नई मार्केट्स को टैप करने की भी ज़रूरत है, और इसके अलावा जो इस वक़्त टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, उसमें भी जो है वो हमें फर्दर बेहतरी की गुंजाइश है, और हमें एक्सपोर्ट को एनकरेज करना चाहिए कि वो मैक्सिमम आउटपुट करके एक्सपोर्ट्स को जो है वो इंक्रीज़ करें। इसी तरीके से अगर आप सर्विसेज़ सेक्टर में देखें, तो आईटी सेक्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप हमारे पड़ोसी मुल्क की अगर मिसाल लें, तो उनकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो अगर हम भी अपने आईटी एक्सपोर्ट पे फोकस रखें, तो ये काम जो है वो हम भी कर सकते हैं, और उसमें आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए, ये गवर्नमेंट भी कुछ इरादा रखती है स्टेप्स लेने का। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर राइट डायरेक्शन में हम अपने आईटी सेक्टर को जो है वो गाइड करें, तो वो जो है वो हमारी एक्सपोर्ट को बहुत फिनोमिनली बढ़ाने में जो है वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एफडीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखें, एफडीआई जो है वो हमारे मुल्क में नहीं आ रही, और उसका रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में हर 2 साल बाद जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन खराब हो जाती है। हम लोग हाई फिस्कल डेफिसिट जो है वो रन करते हैं, और फिर बूम एंड बस्ट साइकिल हम 2 से 3 साल बाद देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हम वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस वक़्त दुनिया में, और कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको देखते हुए, और
जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हुआ है हमारे मुल्क में, मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो हमारे मुल्क में इज़िली इन्वेस्ट करेंगे, बट ऑब्वियसली उसके लिए हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में जो है वो ऊपर आने की ज़रूरत है। फॉरेनर्स को उस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए जो आसानियाँ हैं, वो देने की ज़रूरत है। हमें स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स में स्पेशली जो टेक्नोलॉजी के हैं, या इवन फॉर मैन्युफैक्चरिंग के हैं, उस उनमें जो है वो उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो ये सब काम अगर हम करेंगे तो हम अट्रैक्ट कर सकेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी जो है वो फ़ोकस होना हमारा चाहिए। और लास्टली फिर रेमिटेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो रेमिटेंसेस में भी जो है वो ऑब्वियसली बहुत अहम रोल है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। $31 बिलियन की लास्ट ईयर हमारे मुल्क में रेमिटेंस आई, जो कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो जहाँ अभी हमने बात की कि फिस्कल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, उसके साथ-साथ ये एक्सटर्नल सेक्टर पे भी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो इसी इसी मैंडेट के साथ कोई भी हुकूमत अगर काम करेगी, तो फिर फिस्कल साइड को फिक्स करते हुए और एक्सटर्नल साइड पे ये मेजर्स लेते हुए, तो फिर ही जो है वो हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो सही मायनों में तरक्की पाता हुआ देख लेंगे। सिर्फ़ 6% या 5% जीडीपी की ग्रोथ हासिल करना जो है वो नहीं होना चाहिए। उसकी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स बेटर कि आप 3% 3.5% पे ग्रो करो, रादर दैन कि आप 6% पे ग्रो करके अगले साल जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में जो है वो फँस जाओ। ओके, ग्रेट। ताहिर अब्बास, ये बताएं कि एक्सटर्नल और जो लोकल डेट की जनरली बातचीत होती है, उसमें पीपल कीप रेजिंग दिस कंसर्न रादर क्वेश्चन कि जो हमारे लोकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लाइक कराची में ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन बन रही है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिसमें हमारे पास लेबर भी मौजूद है, सीमेंट सरिया भी लोकली प्रोड्यूस होता है, इसमें हमें एक्सटर्नल लोन्स को क्यों इंडक्ट करना पड़ता है? व्हाट इज़ द नीड फॉर दैट? देखिए, इसमें जितने भी ये बड़े पैमाने पे ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनकी फाइनेंसिंग जो है वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो है वो करते हैं। ओके। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान में स्पेशली कराची में अगर मैं बात करूँ, वो जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है वो बहुत बड़ा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। राइट। वो फैसिलिटीज़ हमारे जैसे पंजाब की मैं बात करूँ तो उसमें काफ़ी हद तक अवेलेबल हो गई हैं, केपी में अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन कराची में अब वो स्टार्ट हुई हैं, उस पे काम होना। एक बस आई थिंक हमने चला दी है ग्रीन लाइन, और दूसरी पे जो है वो काम स्टार्ट हो रहा है। तो ये जितने भी ये मास ट्रांसपोर्ट प्लान्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन इनमें फंडिंग जो है वो बाहर से होती है, और इनमें फंडिंग बाहर से जो होती है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स पे होती है, बहुत सस्ते रेट्स पे होती है। ओके। कि बाहर के जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ये लोग इसको जो है वो पार्शियली फंड करते हैं, पार्शियली गवर्नमेंट पीएसडीपी से फंड रही होती है। तो इस वजह से इसमें इसका एलिमेंट जो है वो होता है, और फिर ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट से जो है वो उनको जो है वो रीपेमेंट जा रही होती है। तो इसमें कोई, ये तो अच्छी चीज़ है आई थिंक, क्योंकि फिर जब ये मल्टीलेटरल एजेंसीज़ इन्वॉल्व होती हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट काफ़ी बेहतर हो जाता है। और उस पे ऑब्वियसली कंटीन्यूअस बेसिस पे आपने उस मल्टीलेटरल एजेंसी को ऑन बोर्ड रखना होता है, तो उसमें कंप्लीशन और ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट बहुत बेहतर हो जाता है। तो आई थिंक ये तो अच्छी चीज़ है, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं उनकी फाइनेंसिंग जो है वो अ, और इसका देखिए फ़ायदा भी होता है ना, क्योंकि ये फंडिंग आती है हमारे पास डॉलर में, और राइट। हम खर्च करते हैं पीकेआर में। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। डॉलर आ रहे हैं हमारे पास और हम पीकेआर में जो है वो उसको यहाँ पे लगा रहे हैं। ओके, और जो आप उसको पे बैक करते हैं वो डॉलर में ही करते हैं, उसका रेट कंपैटिटिव होता है। जी। दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ रेट गुड थिंग। कम्पिटिटिव होता है और उसमें ग्रेस पीरियड भी काफ़ी होता है ना। राइट। वो प्रोजेक्ट की फिज़िबिलिटी जो है वो उसको देखा जाता है कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ग्रेस पीरियड होता है, फिर उसके बाद काफ़ी आगे जाते हुए तो बहुत बहुत सॉफ्ट टर्म्स पे जो है वो ये फाइनेंसिंग होती है। तो आई थिंक किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई बड़ी मल्टीलेटरल एजेंसी उसमें इन्वॉल्व है और उसकी फंडिंग कर रही है, तो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर दैट प्रोजेक्ट। पॉलिटिकल साइड पे व्हाट डज योर रिपोर्ट से, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर 2023? देखें, पॉलिटिकल साइड पे जैसे अभी हमने स्टार्ट में ज़िक्र किया कि ऑब्वियसली किसी भी गवर्नमेंट के लिए अनपॉपुलर डिसीजन लेना जो है वो टफ है।
लेकिन ऑब्वियसली इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए आपने कुछ ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो कि आगे जाते हुए मिड टू लॉन्ग टर्म आपकी इकोनॉमी के लिए जो है वो बेहतर होंगे। तो जो एटलीस्ट फौरी मेजर्स लेने हैं हुकूमत को, वो तो हुकूमत को जो है वो लेने चाहिए। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए जब जब भी नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन होंगे जो अक्टूबर 2023 में प्लान्ड है, उसके बाद जो हुकूमत आएगी तो उन वो जो है वो फिर ये जितनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमने बात की, हमने फिस्कल साइड और जो एक्सटर्नल साइड की रिफॉर्म्स की बात की हमने, फिर जो नई हुकूमत होगी, वो चूँकि 5 साल के लिए होगी तो उसके लिए ताहिर ज़्यादा ताहिर आसान अब्बास, होगा। मुझे रोक के आपसे पूछना होगा, आपकी कैलकुलेशन में, एनालिसिस में ये नहीं आ रहा कि ये अक्टूबर से पहले कोई केयर टेकर सेटअप को लाना होगा और उसको इन मेजर्स को लेना होगा जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं ले पा रही है? देखें, इसमें मैं तो सिर्फ़ ये एनालिसिस आपको दे सकता हूँ कि ये मेजर लेने ज़रूरी हैं। राइट, बिकॉज़ राइट। पॉलिटिकल एनालिस्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो केयरटेकर सेटअप ले या करंट गवर्नमेंट ले, मेजर्स आपने ये स्टेप्स लेने हैं। राइट, इन राइट। स्टेप्स के बगैर कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो ओके। आपने आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो रिवाइव करना ही है। तो वो कोई भी ले लेकिन वो स्टेप्स लेने हैं अगर आपने अपनी इकोनॉमी को जो है वो ठीक फिक्स करना करना है। है इन शॉर्ट टर्म। ओके, ग्रेट, ग्रेट। ताहिर अब्बास, वक्त हुआ चाहता है वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डज द आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ रिपोर्ट look at 2023 in terms of the market, in terms of the financial markets, stocks, treasury bills and others. So ताहिर अब्बास, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें, how do you look at the financial markets generally and the stock market particularly? जी देखें बिल्कुल जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिकॉज़ ऑफ द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अलोंग विद द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मार्केट जो है वो ऑब्वियसली उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है इस वक़्त। अ, तो जितना जल्दी हुकूमत स्टेप्स लेगी, इकोनॉमिक डिसीजंस लेगी, उतने ही जल्दी मार्केट के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा। और 2022 जो है वो एज़ यू आर अवेयर थोड़ा-सा जो है वो टर्बुलेंट ईयर रहा है स्टॉक मार्केट के लिए अक्रॉस द बोर्ड, तमाम मार्केट्स के लिए जो है वो रहा है। और उसका रीज़न ही ये है कि उसमें जो है वो ऑब्वियसली सबसे पहले एक चेंज इन गवर्नमेंट थी, उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी थी। फिर उसके बाद हमने विटनेस किया कमोडिटी सुपर साइकिल 2022 में, जिसकी वजह से बहुत इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आया। फिर हमने बहुत सिग्निफिकेंट मॉनेटरी टाइटनिंग विटनेस की 2022 में। फिर उसके बाद हमने बजट में देखा कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई, जिसमें सुपरटेक का एलिमेंट भी था। फिर उसके अलावा कुछ फिस्कल एडजस्टमेंट की गई जब चेंज इन गवर्नमेंट हुआ उसके बाद, जिसमें जो सब्सिडीज थी वो रिमूव की गई पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। फिर बिजली के रेट जो है वो इंक्रीज किए गए। तो इन सब रीजन की बेसिस पे 2022 थोड़ा सा जो है वो टर्बुलेंट ईयर रहा। 2023 में ऑब्वियसली देखना यही है कि कितनी जल्दी हुकूमत जो है वो ये डिसीजन लेती है। जितना जल्दी वो लेगी उतने ही मार्केट्स को जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हमें ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो ये फैसले लेगी और आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव होगा और उसके बाद हम सक्सेसफुली ये प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे इन जून 2023। और फिर उसके बाद हमें ये भी लगता है कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो उसको एक बड़े आईएमएफ प्रोग्राम में जो है जाना पड़ेगा। और उस बड़े आईएमएफ प्रोग्राम में जैसे अभी हमने स्टार्ट में फिस्कल और एक्सटर्नल रिफॉर्म्स का जिक्र किया, वो रिफॉर्म्स जो है वो करनी पड़ेंगी और फिर ही हम एक बेहतर इकोनॉमी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। मार्केट्स के हवाले से हमें लगता है हमारा इंडेक्स टारगेट जो है दैट इज अराउंड 49,300 पॉइंट्स और ये तकरीबन 24% का जो है वो अपसाइड पोटेंशियल है। और हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो रिलेटिवली डिफेंसिव सेक्टर है और जिनमें डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है,
उन पे जो है वो फ़ोकस एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में हमें जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में चैलेंजेस थोड़े से जो है वो ज़्यादा हैं। हमें कुछ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अरेंज करनी है, फिर आईएमएफ प्रोग्राम रिवाइव करना है, तो उसकी वजह से कुछ अनपॉपुलर डिसीजन जो कि ज़रूरी हैं, वो होंगे, तो उसकी वजह से ज़्यादा सेफ साइड पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो बेहतर है। तो हमारे जो टॉप सेक्टर्स हैं जिनको हम प्रेफ़र करते हैं, उसमें जो है वो ईएनपी सेक्टर है, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है और फर्टिलाइज़र सेक्टर है। तो ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जो कि हमें लगता है कि रिलेटिवली इनमें डिविडेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, कंपनीज़ में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत फिनोमिनल है, अ, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर विथ हाई डिविडेंड यील्ड की तरफ जो है वो फर्स्ट हाफ में रहना चाहिए, और सेकंड हाफ में जो ऑब्वियसली कुछ ऐसे सिक्लिकल सेक्टर हैं जिस पे हम बेट ले सकते हैं, जिसमें सीमेंट सेक्टर हमें जो है वो अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि सेक्टर भी की वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव हो गई है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो सीमेंट सेक्टर में भी जो है वो बेट ली जा सकती है। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल फिस्कल ईयर में जो हमारी अर्निंग्स ग्रोथ होंगी वो तकरीबन 13% के करीब जो है वो होंगी। दिस इज़ डिस्पाइट द फैक्ट कि 2022 में रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट्स कंपनीज़ जो है वो पोस्ट की है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो हम 2023 में भी देखेंगे कि एक रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट्स जो है वो दोबारा से जो है वो आ रहे होंगे। तो आई थिंक मार्केट तकरीबन इस वक़्त 3.8 टाइम्स के मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है, और ये मल्टीपल जो है वो अ, अगर मैं 2008 से इसका कंपैरिज़न करूँ, तो उस वक़्त तकरीबन 4.1 का मल्टीपल था। राइट। उस वक़्त के चैलेंजेज़ आई बिलीव के इससे कहीं ज़्यादा थे। सिर्फ़ एक इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम थे उस वक़्त, लेकिन बाकी अगर आप दूसरे इंडिकेटर्स देखें, करंट अकाउंट एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, और उस वक़्त जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी और जो इकोनॉमी के हालात थे, वो काफ़ी ज़्यादा बुरे थे एज़ कम्पेयर्ड टू 2023। वो लेकिन हमारा मल्टीपल उससे भी फिर भी नहीं, इस इट शोज़ कि हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है वो ट्रेड हो रही है। इवन अगर आप श्रीलंकन मार्केट 4 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है। राइट। श्रीलंका ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है 4-5 महीने पहले। जबकि हमारी पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं नज़र आती कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। और पाकिस्तान आई आई बिलीव के अपने जो भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है उसको जो है वो ब्रिज कर लेगा। तो पाकिस्तान का 0.8 का जस्टिफाई होता नहीं है, तो वी बिलीव कि ये मल्टीपल जो है वो अर्निंग्स ग्रोथ आएंगी तो एटलीस्ट ग्रोथ वाली हमें जो है अपसाइड जो है वो हम इसके अलावा जो हमारी मार्केट के डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 10% है। अगर राइट। मैं देखूँ तो ये 6% की डिविडेंड यील्ड थी 2008 में, अभी जो है वो 10% की है। अगर प्राइस टू बुक देखूँ तो प्राइस टू बुक उस ज़माने में 2008 में 0.8 टाइम्स का था, इस वक़्त 0.6 टाइम्स का है। तो आई थिंक मार्केट के मल्टीपल बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं, और मार्केट ने मेजॉरिटी चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो कोई भी इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी तो मार्केट अकॉर्डिंगली जो है वो रिएक्ट करेगी। आई थिंक इसमें सबसे बड़ा जो की वो यही होगा कि हम लोग आईएमएफ प्रोग्राम रिज्यूम करेंगे, अपना रिव्यू करेंगे, और उसके बाद अगले 2 प्रोग्राम फुली कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा लिक्विडिटी का क्राइसिस वक़्त क्रिएट हुआ हुआ है डॉलर में, उसको जो है वो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन यही है कि हम लोग जो है वो ओवरकम कर लेंगे, और ये चीज़ हो जाती है तो आई थिंक मार्केट जो है वो काफ़ी मल्टी जो है वो बेहतर पोज़ीशन में जो है वो आ जाएगी। हाउ डू यू लुक एट द पॉलिसी रेट? आपको लगता है ये पीक आउट हो गया है या फर्दर गुंजाइश है कोई 150-200 बेसिस पॉइंट की? उम, हमारा स्टांस ये है कि ये तकरीबन 1% की गुंजाइश है इसमें, ये 17% तक जाएगा एंड 17% पे मैक्सिमम होगा। और 2023 में हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में जो है वो मॉनेटरी ईजिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो सेकंड हाफ ऑफ 2023 में जो है वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाएगा। हमारी फिस्कल ईयर 23 की इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 24.5% है, और फिस्कल ईयर 24 की इन्फ्लेशन तकरीबन 10.25%। तो काफ़ी ड्रास्टिक डिक्लाइन है इन्फ्लेशन में फिस्कल ईयर 24 में। तो हमें लगता है कि सितंबर 2023 से ऑनवर्ड जो है वो मॉनेटरी ईजिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और जून 2024 तक हम लोग जो है वो तकरीबन 13% इंटरेस्ट रेट पे पहुंच जाएंगे।
ओके ग्रेट। सो हम ये कह सकते हैं कि बिटवीन नाउ एंड सितंबर 1% की हम्म। पॉलिसी रेट में इंक्रीज़ की गुंजाइश है, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। अर्निंग्स आप 13% के आसपास देख रहे हैं, और मार्केट के लिए किसी हद तक कहा जा सकता है कि ये वाली चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल अकाउंट मैनेज हो जाता है, आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो सेटल हो जाता है, रिज्यूम हो जाता है, 9th रिव्यू कामयाब हो जाता है, सो वी कैन सेफली से कि मार्केट इस वक्त बॉटम आउट हो चुकी है और सही लेवल पर है। और एंड चूजिंग सर्टन स्टॉक्स इवन cyclicals, you're right के सेकेंड half of the year is the right time, but from a 2 to 3 year investing perspective, you're also one of those who think this is the right time to invest. जी, बिल्कुल, अगर 2 से 3 साल का आपका व्यू है तो बिल्कुल दिस इज़ द राइट टाइम, और ये इतने अट्रैक्टिव मल्टीपल है कि आप देखें कि 4, 5, 6 कंपनीज़ ने बायबैक अनाउंस किए हुए हैं, तकरीबन 31 अरब रुपए के बायबैक्स इस वक़्त जो है वो हमारी मार्केट में मौजूद हैं, व्हिच शोज़ के जो स्पॉन्सर्स हैं, रादर इन्वेस्टिंग इंटू देयर ओन बिज़नेस, वो बायबैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि वो जो उनका बिज़नेस मार्केट में इस वक़्त ट्रेड हो रहा है, वो बहुत अंडर वैल्यूड ट्रेड हो रहा है। इसी वजह से वो जो है वो कंपनीज़ बायबैक अनाउंस कर रही हैं, जिसमें बड़े नाम शामिल हैं, बड़े ग्रुप शामिल हैं, एंग्रो शामिल है, लकी शामिल है, जेडीडब्ल्यू शुगर शामिल है, एनसीबी। बैंक अल्फलाह ने जैसे बाय किया है। तो ये सारे टॉप के जो है वो बिज़नेस ग्रुप्स हैं हमारे मुल्क के, जो कि बायबैक कर रहे हैं, व्हिच शोज़ देयर कॉन्फिडेंस इंटू द कंपनीज़, कि जो ये कंपनी है बहुत इसमें पोटेंशियल है, बट ये मार्केट के मल्टीपल इसका जो है वो बहुत कम है, और इस वजह से वो इसको बाय बैक कर रहे हैं। ताहिर अब्बास, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली हबीब, और इनसे हम चाहेंगे कि ये थोड़ा सा बताएं कि 2023 हाउ डज़ ही लुक एट इट एंड हाउ डज़ ही फाइंड्स के जो गवर्नमेंट प्रेजेंट मेजर्स ले रही है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के रिवाइवल में और पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस के लिए कितने अच्छे होंगे, मॉडरेट होंगे या चैलेंजिंग होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। 2023 में हम अपने इकोनॉमिक इश्यूज़ को किस तरह हैंडल करते हैं उससे डिपेंड करेगा कि हमारा पूरा साल किस तरह गुजर सकता है। सारी चीज़ों में हमारी हमारी इक्विटी परफॉर्मेंस के ऊपर भी सारा का सारा डिपेंड करता है कि हम अपने इकोनॉमिक इश्यूज़ को किस तरह हैंडल करते हैं। हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा रहता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में एक तो सर्टेनिटी है कि इलेक्शन होना है, तो उसमें तो कोई इतना ज़्यादा जो है वो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आती अगर हम इकोनॉमिक इश्यूज़ को अगर अच्छे तरीके से हैंडल कर लें, और जो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है, हम आईएमएफ प्रोग्राम में अगर हम कंटिन्यू रहते हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर लेते हैं, तो मेरा ख़्याल से हम अच्छा खासा जो हमारी एक्सटर्नल डेट की जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी अगर हो जाती है, तो हम जो है वो सारी चीज़ों में बिज़नेस में भी सर्टेनिटी ले आएंगे और इन्वेस्टर्स के पास भी सर्टेनिटी ले आएंगे, और जो हमारी डॉलर की जो इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है वो भी हम उसको एड्रेस कर लेंगे। तो मेरा ख़्याल से जो 9th रिव्यू जो पेंडिंग है, जो नवंबर से पेंडिंग है, उसको मेरा ख़्याल से जल्दी जो है वो उसको हल करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। और उसमें मेरा ख़्याल से जो फिस्कल साइड के जो इश्यूज़ हैं, जिसमें जो है वो टैक्स को बढ़ाने के लिए आईएमएफ ने कहा हुआ है, उसको एड्रेस करना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारी इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन की वजह से अगर हमें लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ा, तो मेरा ख़्याल से मुझे लगता है कि 1% का इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, जो कि मुझे लगता है कि फिर कंटिन्यू रहेगा जून जुलाई तक, और फिर अगस्त में जाके हाई बेस इफ़ेक्ट की वजह से वहाँ पे हमें रिडक्शन आगे जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा जो है 14-15% तक उस वक्त चला जाएगा आफ्टर अगस्त। तो मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक इश्यूज़ को अगर हम हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि जो अगले 3-4 महीने की जो डेट रीपेमेंट है वो अराउंड 7-8 बिलियन डॉलर्स की है, जिसमें से 4 बिलियन डॉलर तो मल्टीलेटरल की ही है और बाकी जो है वो कुछ बायलेटरल है और कुछ कमर्शियल है। तो अगर हम आईएमएफ के साथ पैकेज साइन कर लेंगे तो मेरा ख़्याल से ये इसको हम एड्रेस किया जा सकता है। इसमें रोल ओवर भी हो जाएगा और थोड़ी सी रीपेमेंट के हमें 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 फंडिंग भी मिल जाएगी। 1.2 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग जो है आईएमएफ से मिल जाएगी, और इसके बाद वर्ल्ड बैंक और एडीबी और आईडीबी से भी फंडिंग मिल सकती है।
तो ये हमारे इश्यूज हल हो जाएंगे और इसके बाद मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जहाँ तक ओवरऑल यहाँ पे जो लिक्विडिटी पोजीशन की बात मैं बताऊँ कि पिछले साल तो जैसे म्यूचुअल फंड की साइड से और इंश्योरेंस की साइड से अच्छा खासा आउटफ्लो हुआ था। 36 बिलियन का म्यूचुअल फंड से और तकरीबन 26 बिलियन का इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ से आउटफ्लो हुआ था। तो हमें लगता है कि थोड़े सा अगर मोमेंटम क्रिएट होता है और इकोनॉमिक इश्यूज पॉजिटिवली एड्रेस हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ से लिक्विडिटी आना शुरू होगी और इसके अलावा कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी दोबारा से मार्केट में जो है वो पोजीशंस लेना शुरू करेंगे और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से चूँकि अर्निंग ग्रोथ का मोमेंटम कंटिन्यू थोड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ ईएनपी सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर, अदरवाइज दूसरी चीज़ों में थोड़ा सा डिक्लाइन है बिकॉज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हो रही, डिक्लाइन होगा। हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो तकरीबन हम फोरकास्ट कर रहे हैं 1.97% की फोरकास्ट कर रहे हैं, 1.79% की फोरकास्ट कर रहे हैं फॉर FY23। और इसके अलावा जो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिक्लाइन जो है वो हमें लग रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर में हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से भी और जो रॉ मटेरियल्स की जो उनको मुश्किल हो रही है क्योंकि इंपोर्ट में ज़रा मुश्किल हो रही है तो उसकी वजह से जो है और डिमांड भी थोड़ी कम हुई है, उसकी वजह से जो है हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ी सी कमी होगी। लेकिन जो सर्विसेज सेक्टर है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बेहतर रहेगा। तो जो बैंकिंग सेक्टर हो गया, ईएनपी सेक्टर हो गया, जो कि ईएनपी सेक्टर जो हेज्ड होता है, डॉलर हेज्ड होता है, डीवैल्यूएशन का हेज होता है क्योंकि उसका रेवेन्यू सारा डॉलर डिनोमिनेटेड होता है, तो उसमें हमें लगता है ग्रोथ होगी। और जब सर्कुलर डेट के मसले जो है गवर्नमेंट को हल करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ IMF रिक्वायरमेंट, और जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ जो है वो बढ़ाना होगा और गैस का टैरिफ जो है वो बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से इनकी लिक्विडिटी पोजीशन भी बेहतर होगी और इनसे डिविडेंड भी एक्सपेक्टेशन हो सकेंगे क्योंकि अगर वो सर्कुलर डेट का मसला हल करेंगे तो जो स्कीम ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट है उसमें जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पे गवर्नमेंट को वापस मिलना भी है, तो जिसकी बेसिस पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलेगा इन OGDC और NPPL। तो हमें लगता है कि ENP सेक्टर में थोड़ी सी तेज़ी हो सकती है और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ी सी बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ऑल्दो उसमें NPL का इशू होगा डेफिनेटली, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और एक और इशू भी हो सकता है कि उनके ऊपर टैक्सेस थोड़े से ज़्यादा लग जाएं और एक फ्लड लेवी टैक्स भी जो है वो फ्लड लेवी भी लगेगी, ओवरऑल हर किसी के ऊपर लगेगी मुझे हमें लगता है बिकॉज IMF की अगर रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी तो हमें टैक्स को बढ़ाना होगा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ी वो हर्ट होगी, लेकिन जो ग्रोथ है, जो इन्फ्लेशन की वजह से जो इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है उसकी वजह से हमें लगता है कि बॉटम लाइन जो है वो इस दफ़ा की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट होगी, 8-9% की होगी, बिटवीन 9 to 11% की ग्रोथ हो सकती है। लेकिन जो है जिस तरीके के पिछले साल की थी जो कि ओवर 20% थी वो शायद नहीं होगी, लेकिन इस दफ़ा ज़रा कम होगी। इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि GDP ग्रोथ भी अराउंड 1.79% की होगी और जो है फिस्कल डेफिसिट इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा होगा। जो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था 4.9%, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 5.9% के करीब फिस्कल डेफिसिट होगा और ये फिस्कल डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए ही इनको थोड़े से रेवेन्यू साइड पे थोड़े टैक्सेस के बढ़ाने का इनको लेना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज में रहेगी। वी आर ट्रेडिंग एट अ वेरी लो मल्टीपल, हमको अराउंड 3.8 टाइम्स के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट हो चुका है वो उसका मल्टीपल हमसे ज़्यादा है। हम जो 2008 के मल्टीपल की अगर हम बात करें उस वक्त हम 4.5 टाइम्स के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे थे, अराउंड 4.3 to 4.5 टाइम्स के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे थे। आज हम 3.8 टाइम्स के मल्टीपल पे हैं। तो आज हमारी कंडीशन उस वक्त से भी नीचे है, हालांकि आज हमारे पास इन्वेस्टर बेस थोड़ा बढ़ गया है, इंस्टीट्यूशनल एक्सपोजर थोड़ा बढ़ गया है। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो अच्छे खासे कम हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल लोकल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो बढ़ गई है और लिक्विडिटी भी बढ़ गई है। तो मुझे लगता है जो लिक्विडिटी चली गई है फिक्स इनकम की तरफ बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट पीक आउट करेगा, 17 हमें लगता है कि 1% और करके पीक आउट कर जाएगा,
तो उसके बाद जो है दोबारा से जब थोड़ी सी लोगों में एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हम IMF प्रोग्राम पे चल रहे हैं और आगे गोइंग फॉरवर्ड हमारा इन्फ्लेशन जो है वो सेकेंड हाफ में थोड़ा कम होगा और इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम होगा, तो हमें लगता है कि लोग थोड़ा सा मूव करेंगे फ्रॉम फिक्स इनकम टू एक्विटीज़ और उससे हमें लगता है कि लिक्विडिटी आना शुरू होगी और मार्केट की परफॉर्मेंस होगी। तो हमें लगता है कि मार्केट अभी जो है यहाँ से कोई अराउंड 49,000 के करीब जो है वो एंड ऑफ द ईयर का हम टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ अराउंड 23 to 24% ऑफ ग्रोथ फ्रॉम करंट लेवल्स। तो ऑल्दो ये इतना कोई आजकल के जो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट के हिसाब से इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन हमें उन शूज़ को और उन स्टॉक्स को भी देखना चाहिए जिसकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। तो अल्फ़ा जनरेटिंग स्टॉक्स जो हैं उनको भी देखना चाहिए। तो लोग थोड़ी सी अगर रिसर्च करें और थोड़ी से जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत सारी कंपनीज़ की देखें और जो अल्फ़ा जनरेटिंग स्टॉक्स हैं और जो मिड टियर स्टॉक्स हैं उनको अगर देखें तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं जो ब्रॉडर इंडेक्स है उससे ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि वो उसको वॉच करना चाहिए और उसमें जो है वो रिसर्च करके ज़रा सा पोजीशंस एक्विटीज़ में लेनी चाहिए। शाहिद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ की 2023 से मुतालिक रिसर्च रिपोर्ट डिस्कस की। उनका व्यू है कि 2023 में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी किसी हद तक सेटल हो जाएगी एंड गिवन दैट दे आर ऑफ द ओपिनियन कि IMF का जो प्रोग्राम है 9th रिव्यू वो भी मुकम्मल हो जाएगा और मई में IMF का नया और बड़ा प्रोग्राम भी देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि कोई और सेटअप या यही गवर्नमेंट एनीवे विल हैव टू एंटर और वो एंटर हो जाएगी। Given these situations and given these kind of milestones being achieved, it appears and they are of the opinion कि पाकिस्तान की जो बाज़ार हिस्सेस है वो 3.98 के मल्टीपल पे बहुत अट्रैक्टिव है और इसको किसी हद तक समझा जा सकता है कि वो बॉटम आउट हो चुकी है। दे आर ऑफ द ओपिनियन कि बाज़ार जो है वो 24% का रिटर्न दे सकती है, जबकि अर्निंग्स जो हैं वो 13% के आसपास रहेंगी और इंटरेस्ट रेट के लिए दे होल्ड अ व्यू कि ये सितंबर तक 1% मज़ीद पीक आउट होने के बाद जो है इसमें अच्छी गिरावट देखी जा सकती है एंड अगेन वो 13% के आसपास आ सकती है 17% से। सो विच इज़ ग्रेट फॉर द मार्केट, फॉर द फाइनेंशियल इंडस्ट्री एंड फॉर द इकानमी ऑफ द पाकिस्तान। अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे एक और ब्रोकरेज हाउस है जिसका भी ओपिनियन तकरीबन इसी तरह का है कि 2023 जो है वो इकनॉमिक रिवाइवल का ईयर होगा और उसमें हमारे साथ एक माशी तज्ज़ियाकार और एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे जिनसे हम इस बात को सेकंड कराएंगे कि वेदर ये जो ब्रोकर्स की फीलिंग है कि 2023 जो है वो एक इकनॉमिक रिकवरी और रिवाइवल का ईयर है वो कितनी सब्सटेंशिएटेबल है। सो नाजरीन, अगले प्रोग्राम में वी विल कम विथ अ रिपोर्ट ऑफ अनदर ब्रोकर एंड व्यू ऑफ एन इकोनॉमिस्ट। सो अगले प्रोग्राम में नाजरीन वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।